ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सर सैयद के ख्वाबों की ताबीर हमारी ये मानद दरसगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इल्म व अदब, तहज़ीब व सक़ाफ़त, आपसी भाईचारे और प्यार मोहब्बत की निशानी न सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए है बल्कि मिसाल पूरी दुनिया के लिए है। 19वीं सदी में सर सैयद अहमद खान ने ख्वाब देखा था 19वीं सदी के शुरू में, और वो एक छोटा सा पौधा लगाया था। आज एक नवा दरख्त की शक्ल में हमारे सामने है, जिसके साए से न सिर्फ इस मुल्क के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग बिला तकलीफ नज़र व मिलत फैज़याब हो रहे हैं। हम सब की ये जमा ख्वाहिश थी कि हम एक बार अपनी उस अजीम दरसगाह में, जहाँ से न सिर्फ हमने तालीम हासिल की थी बल्कि ये हमारी असल तरबियत गाह में रही है, वहाँ इकट्ठा हों। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम साथियों के, और ख़ास तौर से प्रोफेसर अरशद उमर साहब जो किसी वजह से यहाँ नहीं आ सके, उनको आना था, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, प्रोफेसर मोहम्मद सोराब साहब, खबर अहमद, अख्तर मसूद, राहत अली खान, जिनकी मेहनत और कोशिशों से आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाना मुमकिन हो सका है। प्रोग्राम का बाकायदा आवाज़ कलाम पाक से होगा। मैं गुजारिश करूँगा अपने साथी खबर अहमद साहब से कि वो आएँ और कलाम पाक से इस प्रोग्राम का बाकायदा आवाज़ करें। खबर अहमद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जआ अल्लाहु ख़बीरुन ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्ताअना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया कौम साहब। तिलावत कलाम पाक से हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। पिछली बार एक साल पहले हम लोग इसी माह में लखनऊ में मिले थे। खुदा का शुक्र है कि उसने एक साल बाद हमें फिर मिलने का मौका अता किया। इससे पहले हम लोग 3 बार दिल्ली में भी मिल चुके हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी साथी यहाँ मौजूद हैं जो शायद 20 या 35 साल के बाद आज एक दूसरे से मिल रहे होंगे। हमारे बहुत से साथी अपने अपनी फील्ड में आला मुकाम हासिल करके रिटायर हो चुके हैं और अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से भी सुरगोश होकर अपनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग अभी अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हैं, कुछ लोग अभी सर्विस में हैं या अपने ज़ाती बिजनेस में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है और ये सब इस माले रस्ता की देन है। ज़िंदगी के इस सफ़र में जहाँ हमने बहुत कुछ
आया है, वहीं हमने अपने बहुत से साथियों को, बहुत से अजीज दोस्तों को खोया भी है। उनकी सिर्फ यादें हमारे साथ हैं। इसमें कुछ लोगों के जिनकी जानकारी हमें है, उनके नाम हैं परवेज अंसारी, ये मऊ के रहने वाले थे, 2018 में इनका इंतकाल हुआ। देव कुमार, ये अलीगढ़ के ही रहने वाले थे। उवैस खान, ये रामपुर के रहने वाले, और ये हमारे साथ बहुत बाद में जुड़े ग्रुप में, और उस थोड़े से अरसे में इन्होंने बहुत अपनी एक्टिविटीज़ ग्रुप में दी, बहुत सी गज़लें शेयर की, और उसके बाद अचानक की खबर मिली कि ये हमें छोड़ के चले गए। राजेश गुप्ता 2019 में ये हमें छोड़ के चले गए। शरद सिंगल, परवेज अली खान, जमील अहमद, ये भी हमारे बहुत एक्टिव साथियों में से थे। जब्बार अली, और अभी कुछ ही दिन पहले हर्ष मुंशी का हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ है। इसके अलावा विनोद अरोड़ा का भी नाम हमें पता चला है। इसके अलावा वो साथी जिनकी हमें जानकारी नहीं भी है, उन सभी साथियों के लिए, और हमारे जो उस्ताद जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, जो इस दुनिया में नहीं है, उन सब के लिए आइए 2 मिनट खड़े होकर अल्लाह ताला से उनकी मफ़रत की दुआ करें, भगवान से उनकी आकांक्षा में। शुक्रिया। वक्त का जहर मारने के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए, फोन पर शब्द गुजारने के लिए दोस्त सचमुच बहुत जरूरी है। दिल के छालों को तोड़ने के लिए, बर्फ उदासी की तोड़ने के लिए, रुख हवाओं का मोड़ने के लिए, दिल के टुकड़ों को जोड़ने के लिए दोस्त सचमुच बहुत जरूरी है। हम निमाना के दर्द देते हैं, राह में साथ छोड़ देते हैं, आस की डोर तोड़ देते हैं, तार दिल के जोड़ देते हैं, फिर उन तारों को जोड़ने के लिए ऊंचाई जाने रोशनी के लिए दोस्त सचमुच बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने हमें बहुत से रिश्तों में बांधा है। उन रिश्तों की अपनी अहमियत है, जो वक्त के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिसकी अहमियत कभी कम नहीं होती, जो हमें कभी बूढ़ा नहीं होने देता। वो रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता। आप सबकी यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आप अपनी बहुत सी प्रायोरिटीज और मसरूफियत छोड़ के आए हैं। इस रिश्ते की आप सबके लिए क्या अहमियत है। आप लोगों की सपोर्ट से और कॉपरेशन से हमने एक एल्बम तैयार की थी, जिसमें आप सबके फैमिली फोटोज के साथ फैमिली डिटेल्स थी। पिछले साल लखनऊ में हमने ये एल्बम आप सबको वीडियो की शक्ल में दिखाई थी। हालांकि इसकी सॉफ्ट कॉपी हम आप सबको पहले ही भेज चुके हैं। ये एल्बम यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। बहुत से हमारे साथियों ने देखा होगा, बहुत से हमारे साथी जो लखनऊ में नहीं थे हमारे साथ, आज उनके लिए हम चाहेंगे कि 4-5 मिनट की वीडियो है, आप लोग देखें।
हमारी शख्सियत, इसकी नशोनुमा सिर्फ तालीम के मुनसर नहीं है, या सिर्फ तालीम से ही मुमकिन नहीं है। इसके लिए तरबियत और मुनासिब माहौल की ज़रूरत होती है। तालीम के साथ अगर तरबियत भी शामिल हो जाए तो तालीम अपना रंग दिखाती है और मिट्टी के पुतले को इंसान बना देती है। हमें फ़ख्र है कि हम उस अजीम दरसगाह से जुड़े हैं जहाँ तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी बहुत जोर दिया जाता है। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे सभी साथियों ने माशाअल्लाह अपनी अपनी फील्ड में नुमाया काम हासिल किया है और अब उनके बच्चे भी माशाअल्लाह अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे साथी एक एक कर आएँ और अपनी फैमिली के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंस शॉर्ट में 2-3 मिनट में यहाँ बताएँ। मैं अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में आप सबसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा अख्तर मसूद साहब से कि वो आएँ। लेकिन अख्तर मसूद भी तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर। DRD अलीगढ़ से ही एज ए असिस्टेंट इंजीनियर रिटायर हुआ। मेरे 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटी जो है एक हाउस वाइफ के तौर पे है इसका, एक SCL में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दूसरा बेटा जो है वो Amazon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा अग्रवाल से आए, ये अकेले आए हैं, ये अकेले आने की अपनी वजह भी बताएंगे, बेटों के साथ नहीं आए, अपने बारे में बताएं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपक अग्रवाल 1983 में आप लोगों के साथ ही मीटिंग करी थी और सिविल डिपार्टमेंट से था मैं। उसके बाद मैंने NPCC ज्वाइन करी और NPCC के बाद मैं डेली बैंक में नौकरी करता रहा। अभी पिछले साल ही मैं रिटायर हुआ हूँ और मेरी बेगम जो है वो डून स्कूल दिल्ली की पास आउट है बैलेंस की, और वो भी मेरे साथ जब ऋषिकेश में थी तो टीचिंग में थी। उससे पहले वो यूनिसेफ और NCERT नेशनल लेवल वगैरह के साथ काम कर चुकी हैं। एक्चुअली घर पे कुछ लोग आने वाले थे लेकिन ऐसे वो मेरे साथ नहीं आ पाई, और मेरी बेटी की भी आती है जो मेरी नीट है दिल्ली में, उसकी वजह से मेरी बेटी भी नहीं आ पाई। मेरी बेटी ने इंजीनियरिंग करी है MT यूनिवर्सिटी से और MBA किया है IIM से। प्रेजेंटली जो है वो DMA है, दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसकी हेड है। बाकी आप सबों की मेहरबानी और आशीर्वाद सबसे अल्लाह का फजल है, सब ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच। आपसे सेवाएं बेगम खान तशरीफ लाए। मैं 83 में यहीं से इंजीनियरिंग किया, उसके बाद 55 में रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट इंजीनियर गाजीपुर में ज्वाइन किया। 4 दिनों में रहा, गाजीपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, इलाहाबाद में रिटायर हुआ 2019 में, और वहीं पर हम तस्वीर हूँ। और मेरे एक लड़की और 3 बेटे हैं। बड़ी लड़की जो है शादी हो चुकी है उनके घर, और दूसरे पहला बेटा जो है आजकल सरकार में डॉक्टर है, और दूसरा MIT बांधर में है, और सबसे छोटा अभी इसी साल यही सिलेक्ट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक B.Tech कर रहा है। और आलिया का नाम शर्मी खान। और सभी दोस्तों के लिए एक शेर है, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। 83 बैच के लिए समर्पित। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा आसान अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन है। मैंने 83 में यहाँ से सिविल से पास आउट किया था और 4 साल तक कॉलेज में पढ़ाया था एज टेम्परेरी लेक्चर। उसके बाद मैं पॉलिटेक्निक में भी जो है
अपॉइंट हो गया था, लेकिन मैंने इत्तेफाक से वहाँ ज्वाइन नहीं किया। फिर RED में ज्वाइन किया और जो कि पहले RES कहलाता था। 2020 में मैं रिटायर हो गया हूँ एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। मेरे बेटे रियल एस्टेट में काम करते हैं। बेटी ने PhD और PDF किया है, एक बेटी ने LLM किया है। शुक्रिया बहुत। जुल्फ़े बांधी मगर बिखरती ही नहीं, घड़ियाँ रुकी मगर गुजरती ही नहीं। 39 साल हो गए। तो 39 साल पहले हम सब जो है यहाँ लड़कपन में रहते थे। मजाक जिंदगी कबड्डी होती थी क्लास के बाद, याद हो शेड था उधर वर्कशॉप के अंदर, क्लासरूम था, खाली पीरियड में कबड्डी खेला करते। और ऐसी वक्त गुजर गया। फिर जॉब में आए तो 30 साल सब गायब हो गए। बस जो फ्रेंड सर्किल एक होता उनसे ताल्लुक रहा और उसके बाद सब खत्म हो गया। फिर ये 2010 में ये रिवाइव हुआ ग्रुप, फिर से मालूमात हुई कौन कहाँ है। और बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का जिन्होंने इन्फॉर्म किया और रिज्वाइन किया सबको, और फिर मीट भी हुई है, फिर आज ये मीट हुई है। तो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ी यादें भी होनी चाहिए सामने। तो मकसद से यहाँ आया हूँ, वो मकसद तो होना चाहिए पूरा। तो क्या, तो बहुत से साथी हमारे जैसे बताया छोड़ के चले गए, बहुत से इधर उधर हैं अपने मसरूफ में जैसे भी है बाहर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आगे भी हम लोग मिलते रहें इंशाअल्लाह, और एक दूसरे की खैर खबर ग्रुप से बहुत फायदा होता है। जैसे जब अकेला होता आदमी तब बड़ा ग्रुप का फायदा होता है। मैं जैसे यहाँ से बाहर गया 2-4 महीने को, जब अकेला रहा तो ग्रुप भी साथ रहा। जैसे मैसेज डालते हैं आपके हमारे नंदू सिंह और ये सब आ जाता है, और परवेज सुल्तान, बहुत से कैसर जावेद साहब और बहुत सभी साथी डालते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो पता रहता है क्या चल रहा है दिमाग में लोगों के और मौजूदा हालात क्या है लोगों के, ये भी पता रहता है। बहरहाल तो मैं यहाँ पॉलिटेक्निक में ही पढ़ाता हूँ। वो तो मैं सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन आर्किटेक्चर में हूँ। 1986 में मेरा गवर्नमेंट हो गया था। 1985 में मैंने एमटेक किया था, वही मास्टर वो हाइड्रोलिक्स से, हाइड्रोलिक्स में। और उसके बाद रुड़की गया मैं, तो फिर PhD करके आया वहाँ से 99 में। और उसके 2098 में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हो गया। अभी 2024 जनवरी में रिटायरमेंट है। और वाइफ मेरी सबिया सोरा MA इकोनॉमिक्स है। इनका बहुत कॉपरेशन रहा बच्चों पूरी तरबियत में, पढ़ाने में। और मेरी बड़ी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बड़ी बेटी ने MR किया है और आजकल वो विजिटिंग फैकल्टी है जामिया में, यहाँ भी रही है 2-3 साल विजिटिंग फैकल्टी, और नोएडा में रहती है। उसका हस्बैंड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। छोटी बेटी जो है USA में है और वो PhD कर रही है एनवायरनमेंट में। उसका हस्बैंड जो है वो डेटा एनालिस्ट है, MTech किया उसने वही है MS बॉस्टन से USA में। और बेटा मेरा जो है छोटा है तो वो MTech कर रहा है टेक्सास यूनिवर्सिटी में USA में। और बाकी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस फारिग हुए जिम्मेदारियों से, 1 साल और है, उससे ही फारिग हो जाएंगे। शुक्रिया। सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न पता नहीं बीच में अपना गैप कर लिया, क्या क्वेश्चन की के बीच में खा रहे हैं, के बीच में खा रहे हैं। एक्चुअली जितनी भी मीट्स हुई हैं, एक मीट शॉर्ट हुई मैं आता हूँ, और इस बार की मीट ये फिक्स हुई 28 थी और 30 नवंबर को उनको क्लियर दी गई। आई वॉज होपिंग कि शायद 13 नवंबर को ये हो जाएगी तो बेटर होगा, बट लोगों का देखा जाए तो लोगों का जो रुझान था 20 नवंबर की तरफ था। मैं बड़ा चिंतित तो था कि मैं जाऊँ न जाऊँ, जाऊँ न जाऊँ। कुछ प्रस्ताव बार बार कर रहे थे, तब आइए
स्वीकार करेंगे। एक्चुअली आज मेरी बच्चे पढ़ने की अब वो तो बेटी ने कहा कि ये आप होके आइए, ये तो मतलब मीट बहुत जल्दी नहीं होती है, इस साल जल्दी हो गई, इस साल नहीं हो गई। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, शाम को आके उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए मैं अकेला आया, मेरी एक्सक्यूशन है आपके लिए। मैंने यहाँ से बीटेक करने के बाद में यूपी हाउसिंग बोर्ड ज्वाइन किया था और यूपी हाउसिंग बोर्ड में ही रहा, वहीं से सन 2020 में रिटायरमेंट हुआ मेरा। यही ज्वाइन किया, फिर एक्शन रहा, फिर लास्ट में ऐसी रहा 3 साल। लेकिन जो नौकरी करने का मजा और जो नौकरी करने की फ्रीडमशिप थी वो ऐसी ही पाई। मैंने फील किया कि जब तक यही रहते हैं तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, आप एक्शंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं, जो कहते हैं वही काम करना पड़ता है आपको। एक्शन रहते हैं तब भी दबाव में रहते हैं, ऐसी होने के बाद में आपका फील्ड बिल्कुल खुल जाता है। उसके बाद में जब आपको रिपोर्ट करना पड़ता है ऊपर, बाकी आपने नीचे वाला को कवर करते हैं। और बाई द वे जब मैं ऐसे हुआ तो मुझे मेडिकल काम मिल गया गवर्नमेंट के सारे काम से। तो वैसे हाउसिंग बोर्ड जब मल्टीप्लाइज डिपार्टमेंट जब हमने ज्वाइन किया, पढ़ा के इंजीनियरिंग करते हैं यहाँ से, लेकिन वहाँ इंजीनियरिंग बोर्ड पढ़ी है। हाउसिंग बोर्ड 8 डिपार्टमेंट का करंटली एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है। रेवेन्यू, लॉ, जर्नलिज्म, पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग, प्रॉपर्टी, इस तरह 8 डिपार्टमेंट का सप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जब मैंने अपने लास्ट 3.5 साल गुजारे, उसमें टोटली टेक्निकल, इट वॉज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, हॉस्पिटल, PSC, CSC, पुलिस थाना, इंजीनियरिंग कॉलेज, हाईवे के स्टेशन, डिफरेंट और क्षेत्र बहुत लंबा। तो मैंने असली जो एंजॉय किया नौकरी को देखा जाए, आपने टेक्निकल फील्ड के साथ साथ जो एनवायरनमेंट को एंजॉय किया वो मैंने लास्ट में किया जब मेरा प्रमोशन ऐसी हो गया और क्षेत्र मेरा था रायबरेली से पूरा ब्रांच। उसमें इतनी फ्रीशिप थी, मतलब मैं कहने के लिए मेरा हेडक्वार्टर बनारस था, एक स्टेशन वहाँ से डाटा आएगी, यहाँ बैठ के आप बात करना। अगर नॉर्मली 7 डेज में 5 डेज ऑन रोड रहा। मेरी एक बेटी है जिसने बीटेक किया है और फिलहाल वो सियाना कंपनी में गुड़गांव में काम कर रही है। क्योंकि कोरोना के बाद में चल रहा है तो सन 2020 मार्च से भारत से काम कर रही है और छोटी सी है बेटी है। बाकी आप लोगों की इतना हमारा दोस्त का हमारा फ्रेंड सर्कल है जो वास्तव में काबिल तारीफ है। सुबह से शुरू होता है, कुछ मिलता ही रहता है। तो मतलब लगातार जुड़ा रहना वाला, सुबह से शुरू हो जाता हूँ उसमें और मिलता रहता। थैंक यू। साथियों को सलाम, नमस्ते। मैं 1983 में यहाँ से इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 8 फरवरी 1984 को ज्वाइन किया था और वहाँ मेरा जॉब एयरक्राफ्ट के जो इलेक्ट्रिकल एक्सरीज है उसमें मैंने करीब 2 साल काम किया। फिर उसके बाद मैं पावर प्लांट टेस्टिंग में चला गया जिसमें मेरा चेतक, चीता और कैमरा, हंटर और ये जवा का पावर प्लांट का जो ये है एयरक्राफ्ट का इंजन का मेन इंजन का, उसमें मैं टेस्टिंग में रहा। करीब 5 साल मैंने उसमें काम किया। 2 साल मैंने करीब प्रोडक्ट सपोर्ट में भी काम किया जहाँ बेंगलोर में जो। उसके बाद फिर मैं 1992 में मैं हेल्थ ग्राउंड पर लखनऊ में आ गया। लखनऊ में मैंने जो MiG-27 एज वेल एज जवा का जो फ्यूल सिस्टम है इस पर मैंने काम किया जो मेनली मेरा असेंबली एंड टेस्टिंग में था। और जून 1994 में मैंने यूपी पावर कॉर्पोरेशन में एज ए ज्वाइन किया। तो मैं करीब 9 साल करीब मैं रहा अम्परा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 2x500 मेगावाट में, तो जहाँ हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है थर्मल बेस्ड। फिर उसके बाद 2003 में मैं ट्रांसफर होकर के परीक्षा में आया। वहाँ मैं शिफ्ट का भी काम देखा, जनरेशन में भी था प्लस मेंटेनेंस
एलजी मोटर्स का। और उसके बाद मैं 2009 में एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैंने मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में तैनात रहा। 2 साल मैंने वहाँ काम किया। जो मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो सप्लाई मेंटेन करना है, रिलाइजेशन, ये सब मैं देखता था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन विलेज का पर्टिकुलरली। और उसके बाद मैंने 1 साल करीब 2012 में ये हमीरपुर देखा। और फिर करीब 4.5 साल मैंने जो पावर हाउस का जो 33/11 के पावर हाउस होते हैं हमारा, उनका निर्माण करने देखा, कंस्ट्रक्शन वर्क उसकी। और फिर उसके बाद मैं महुआ गया डिस्ट्रीब्यूशन में, तो 2 साल फिर वहाँ काम करने के बाद मैं 2018 में फिर मैं झांसी चला गया। तो वहाँ मैं मीटरिंग का काम देखता था ज़्यादातर, जो हमारे हैवी हाई वोल्टेज वाले जो कंज्यूमर हैं उनका मीटरिंग वगैरह का MRI वगैरह का वर्क है वो था। और मैं 2019 जून में मैं ऐसे एक्शन रिटायर हो गया। उससे पहले मेरे पास एसी का विचार था, एसी रूरल झांसी का। तो ये मैंने देखा है। और बच्चों का जहाँ तक सवाल है, साहब मेरा एक बड़ा बेटा एम्स से MBBS किया है। उसने जो 2010 में वो 2004 में एडमिट हुआ था और 2010 में उसने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद सिर्फ सर्विस में लगा रहा था, मास पता नहीं हुई उस बच्चे को। तो फिर उसने PG किया अपना एम्स से ही। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में उसने MD किया है और वो एज ए SR एम्स में काम करता है दिल्ली में। छोटा बच्चा उसने MBBS किया है यहाँ से इलाहाबाद से, और वो दिल्ली गवर्नमेंट में MDMC में एज ए डॉक्टर में काम कर रहा है। एक बेटी है, उसने BTech किया है गाजियाबाद से कंप्यूटर साइंस से, और बस एक्सेल कंपनी में एज ए एनालिस्ट काम करती है। ये मेरे मैडम है गीता, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जो भी मेरा अचीवमेंट रहा और जो डे टू डे लाइफ होती है, इन्होंने भी मेरे को बनाया। और मैं कुछ कहना चाहिए अपने परिवार के लिए एंड सोसाइटी के लिए कुछ कर पाया है। थैंक यू वेरी मच। नीरज जी हमारे बहुत ही चौका रहे हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है या जो हम लोगों ने मिलना शुरू किया, ये इसमें नीरज साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने ही हम लोगों को तलाश करके करके मिलके और फोन करके जोड़ा। और दिल्ली में जो हम लोग की मीट हुई थी, उसमें आपको बहुत अहम रोल निभाया। मैं आज तक ये थोड़ा सा अपने दूसरे सामाजिक कार्यों में ज़्यादा लगे और ग्रुप में थोड़ा सा कम वक्त दे पाते हैं। जो भी काम कर रहे हैं अच्छी बात है। मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा। मैं नीरज गुप्ता, मैंने गवर्नमेंट कंपनी ज्वाइन किया, PSC ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं AE ज्वाइन किया था और रिटायरमेंट ऐसे ज्वाइन किया, रिटायर हुआ बिजनेस से। मेरा जिंदगी में बहुत टफ टाइम रहा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मैंने सहन किया है, पर अभी देखने से लगता है कि मैंने कितना रिमार्केबल काम किए हैं। जब मैं काम कर रहा था तो BHEL ब्लेड शॉप गिर गई, वहाँ पे एक हादसा हो गया, 80 लोग उसमें नीचे दब गए थे, मरा कोई भी नहीं। बट बहुत टेंशन का जिंदगी किया, जहाँ भी मैंने रहा बहुत टाइम रहा मेरे साथ। पर मैंने अभी मैं देखता हूँ तो मैंने बहुत इंजॉय किया जिंदगी। जो भी टाइम रहा ऐसा लगा कि ये सब मेरा ही काम है करके कंपनी में या उसमें काम कर रहा हूँ, ये मैंने कभी सोचा नहीं। मैं 2010 में जब बिजनेस डिपार्टमेंट में आया, उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा वो था, पर मैंने बहुत ही अच्छे से निभा पाया। 2017 में रिटायर हुआ। 2001 साल मैंने काउंसिल एज ए कंसल्टेंट काम किया। उसके बाद अब मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। मैं फार्मिंग करता हूँ, मैंने एक फार्म ले रखा है उस पर, और मैं फार्मिंग करता हूँ। 2 दिन मैं फार्म पे जाता हूँ, 2 दिन 4 घंटे लगाता हूँ एज ए फार्म। मैंने एग्रीकल्चर टीचर ट्रेनिंग किया है, और अभी मैं कंसल्टेंट भी किसी के 2-3 फार्म्स में जाता हूँ, तो वो लोग बड़े खुश होते हैं कि आप आए तो बहुत अच्छा लगा। तो शाम का समय मेरा बच्चों में गुजरता है, 4 से 7 बजे तक मैं एनजीओ में मैथ्स पढ़ाता हूँ। और जब मैं जाता हूँ बच्चे इतनी खुशी से वेलकम करते हैं, दूर से ही जैसे घुसता हूँ गेट में तो चला चुप रहे, सर आ गए। और मैं 3 दिन नहीं गया था तो बोल रहे थे आप क्यों नहीं आए, लग रहा है वर्षा हो गया। इतना मुझे एंजॉयमेंट आता है। दूसरा, मैं हमारा संस्कार केंद्र है, उसका मैं साउथ दिल्ली का कोऑर्डिनेटर हूँ, और मैं बच्चों को जो है मेरी क्लास 7:30 से 8:30 बजे रोज डेली क्लास होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती है। तो जिंदगी में मैंने एक बार मुझे 2
2 बार मेरा जिंदगी और मौत के बीच में मेरा फासला रहा। मुझे किसी ने जहर भी दिया और मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया। और एक बार ऐसे हुआ कि मैं मौत के पास एकदम चला गया था। तो उसके बाद जब मेरे को लगा, मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी जो है शायद भलाई के लिए है, मुझे लोगों का भला करना चाहिए। तो मेरे अंडर में 40 टीचर अभी मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब टीचर्स हैं, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। और वो मुझे भैया आप क्या करना है करके मुझे दिन भर मुझे फोन करते थे। अभी भी आया तो 5-6 फोन आ चुके थे। तो मुझे ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चे बन जाते हैं। और दूसरी बात मैंने ये जानी कि इस समय हमारा ना मेडिकल हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारा अपना सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बीमार पड़ते तो हमारे बच्चों के ऊपर हमारे पास असर पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि बच्चों को कभी कहना पड़े कि हमें आपकी तामीरदारी करनी पड़े। वो मजबूरी होगी तो अलग बात है। तो मैं आजकल अपना सेहत का भी बहुत ध्यान रखता हूँ। मैंने सोचा कि मैं कोई ना कोई प्रोग्राम में जाऊँगा, तो मैंने अभी ऐसे ही प्रोग्राम सेट किया है। और मैं वहाँ से जाके जो सीख के आता हूँ वो इम्प्लीमेंट करता हूँ और लोगों को किसी में गाइडेंस देता हूँ। तो जिंदगी में अगर लोगों का भला करते हैं तो हमें भी बहुत सुकून मिलता है। तो मेरा यही वो उद्देश्य है कि भाई जितना भी, और जब अलीगढ़ के इस प्रोग्राम में पता चला तो लाइफ भाई ने बोल दिया, दीपक ने बोल दिया कि हम चाहते हैं चलो हमारे साथ। अंदर एकदम जज्बा था कि हाँ जाना है, और कैसे जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके फोन करने से एक बार ट्रेनिंग कि हाँ आ सकते हैं, तो मैं इनके साथ कर आया हूँ। मेरी 2 डॉटर्स हैं। एक डॉटर जो है HR में काम HR है, एक MNC में स्टार्टअप में काम कर रही है HR। दूसरी आर्किटेक्ट है जो कि दिल्ली में ही किसी कंपनी में काम कर रही है। और बाकी जिंदगी बहुत खुशनुमा है, बहुत मस्त है। और मैं जहाँ करता हूँ मस्त में रहता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ। तो यही मेरे सबसे गुजारिश भी है कि समय जिस उम्र में है हमें खुश रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं बांधनी चाहिए, तभी जिंदगी में जीने का मजा है। धन्यवाद। मैं अपने साथी परवेज अख्तर साहब से तशरीफ लाएँ। बेगम परवेज अख्तर और बेटी आई है कि नहीं आई, हमने उम्मीद की कि बेटी आएगी तो हम लोग उससे सुनेंगे। हम लोगों ने याकूब से लोगों को तलाश किया था, उनकी लिस्ट बनाई थी और लोगों को जोड़ा था। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज कारलोग बनता है। हम सभी लोग जानते हैं एक दूसरे को कि ज़्यादातर साथी हमारे 83 बैच के हैं। मैं यहाँ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल साइड से था, इलेक्ट्रॉनिक साइड से, और मेरे ख्याल से मेरे 1 या 2 ही साथी दिखाई दे रहे, बाकी तो सब सिविल के हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैंने, चूँकि मुझे यहाँ से पास करने के बाद मैंने 84 में छोड़ा, 85 मैं MSc इंजीनियरिंग करता रहा, क्लियर किया। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये बिल्कुल न्यूली इस्टेब्लिश हुई थी और इसकी जो रोल था उस वक्त इंडिया को डिजिटल एक्सचेंज की जरूरत थी। हमारे पास जो भी अपना था वो बहुत पुराना था और उसका कोई मतलब नहीं था, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं करता था। तो एक नाम फिगर रही बहुत बड़ी, अभी भी है, सैम पित्रोदा। उसने जो है इंडिया में आके ये कहा कि हम डिजिटल एक्सचेंज बना सकते हैं, हमें यहाँ के इंजीनियर्स की जरूरत है। फॉर्चुनेटली आई वॉज मतलब जो पोजिशन होल्डर्स थे उनमें मेरा शुमार होता था, उस बुनियाद पे उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया। और इंडिया को पहला डिजिटल एक्सचेंज जो मिला उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन था। तो वो उसकी ये देखिए कि उस एक्सचेंज को आज तक हम हिंदुस्तान में यूज कर रहे हैं। और जितना भी रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं खासतौर पर टेलीकॉम के सेक्टर के अंदर, उसमें पहला एक माइलस्टोन है। आज भी अगर गांव में टेलीफोन लाइन्स बिछी हुई हैं या पड़ी हुई हैं तो उसमें बहुत बड़ा उस एक्सचेंज का रोल है। वजह से बहुत सीधी सी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज था। दूसरे जो हमारे यहाँ एक बहुत सारी मुश्किल आती है कि हमारे जो बिजली डिपार्टमेंट है
उसकी मेहरबानी से हम हर एक को कुछ नहीं दे पाते। इसमें बहुत कम एनर्जी लगती है, इसकी वजह से ये चीज कामयाब रहा। और फिर उसके बाद अच्छा इस दौरान मैंने ये किया था, मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग में था, मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया इंजीनियरिंग सर्विसेज का, और उसका रिजल्ट थोड़ा देर से आता है। तो मेरा रिजल्ट आया 86 में, वो बैच मिला था 84, मैं 84 में अप्लाई हुआ था, और मेरा सिलेक्शन जो है वो 86 में हुआ। और सबको पता है कि IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये थोड़ा रिपोर्टेड जैसे ICS है, IPS है, उसी तरह से ICS IA है, और इसमें मुझे टेलीकॉम सेक्टर दिया गया। और फॉर्चुनेटली मैं इस सेक्टर में काम करते हुए अभी 2018 रिटायरमेंट हुआ है एज ए इन द रैंक ऑफ DDG, दैट इज डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। तो ये अच्छी खासी रेगुलर पोस्ट है और ठीक ठाक है। और इसमें जहाँ पर भी मुझे कुछ कहने का मौका मिला तो वो यही था कि मैं वही अलीगढ़ का पास हूँ, और उन्होंने भी रियलाइज किया कि भाई जो लोग निकलते हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट से आते हैं और अलीगढ़ के लोगों में कितना फर्क है। तो मैं इसका क्रेडिट अपने कॉलेज, अपने साथियों को देता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को देता हूँ जिसकी बदौलत जो है मुझे ये मर्तबा कहिए या ओहदा कहिए हासिल हुआ। और जहाँ तक मेरी फैमिली का जिक्र है, ये हमारी शाहिदा परवेज हमारी बेटर हाफ हैं, और ये भी अली रही हैं ऑफ कोर्स। तो मेरे 5 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटी बड़ी जिसने लॉ किया अलीगढ़ से, और दूसरी जो सबसे छोटी बेटी है उसने भी अलीगढ़ से MA किया, लेकिन साइड हट। आमतौर पर देखा गया कि इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर नहीं बनना चाहते, उनको मोटिवेट करो, करना पड़ता है, और अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनकी मूड में नहीं है हम लोग इंजीनियर नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने यहाँ से पहले BA किया, फिर MA किया फ्रेंच लैंग्वेज, और आजकल उनको अमेजन में तो बहुत जॉब मिल गई है। वो दिल्ली में रहती हैं आमतौर पर, किसी वजह से वो आना मुमकिन नहीं हो पाया उनके लिए। एक उनकी जो थी जो सबसे पहले मीटिंग में शामिल हुए होंगे, तो वो सिंगर भी है, और सिंगर भी स्टेट लेवल की सिंगर है। अच्छी खासी उन्होंने जब रहते हुए जहाँ पर मैं हरियाणा रहा, पंजाब रहा, तो वहाँ पर उन्होंने अच्छी एक फिल्म कमाया और स्टेट लेवल की सिंगर रही। तो ये है। अच्छा, 3 बेटे हैं मेरे, इन दोनों के बीच में, लड़कियों के बीच में, वो उनमें से 2 इंजीनियर हैं। एक इंजीनियर जो है उसकी शादी भी हो गई है, उनकी बेटी, उनकी बीवी जो है वो भी इंजीनियर है इंतजार से। दूसरे से छोटे हैं वो भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं और MTech करके आजकल सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं। तीसरे जो है वो MBA कर रहे हैं, वो भी अलीगढ़ से, अलीगढ़ प्रकार से MBA कर रहे हैं। तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। मैं इस मामले में पुष्कर साहब को जरूर दूंगा, क्योंकि ये शुरुआत तो हमने कर दी थी, इस बात का कोई वो नहीं है कि किसी तरह के, जो मेरा टेलीफोन डिपार्टमेंट था मेरे लिए बहुत आसान था लोगों को इकट्ठा करना, इसको टेलीफोन करके उसको फ़ोन करके सबके कॉन्टैक्ट लेके। ये बैच जैसे मैंने अख्तर मसूद साहब इन्होंने बताया कि ये 270 लोगों का बैच है। इस बैच में अब यहाँ पर मेरे ख्याल से कितने लोग आ गए हैं? हाँ, तो बहुत थोड़े से मुख्तसर से लोग हैं, तकरीबन 120 लोग जो हैं वो तो अकेले से नहीं, और मैकेनिकल में मेरे ख्याल से 60-70 रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल भी इसी हिसाब से रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हुए लोग डरते थे, इलेक्ट्रिकल में चले जाते थे कुछ, और एक केमिकल उसी ज़माने जिस वक्त हम लोगों ने दाखिला किया उसी ज़माने में ये खुला था। तो मैंने किसी तरीके से लोगों को इकट्ठा करके
तकरीबन मैं लोग चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, 230 के करीब जो है लोगों के नाम मुझे इकट्ठा कराया है, क्योंकि जिसका जॉब लगता है वो कहीं और चला जाता है, कोई फॉरन नहीं चला जाता, कोई कहीं चला जाता, और कुछ ऐसे हैं कि बेचारे वो बिल्कुल ही मतलब आइसोलेटेड हो गए, हम भी नहीं ढूंढ पाते और लोग भी अपने आप को जाहिर नहीं करते। आज भी मेरी मुलाकात हुई है, क्या कहना चाहिए, तारिक साहब से, मेरे ख्याल से ये 39 ईयर्स हम इतने सालों के बाद मेरी दुआ सलाम हुई है। तो ये मुत्तसिल तारीख था। इसको जो पहली मीटिंग अरेंज की गई थी दिल्ली में, उसमें ऑफकोर्स मैं तो बहुत दूर था, मालूम था, इसमें दीपक हैं, संदीप अग्रवाल हैं, नीरज हैं और भी कई लोग थे, सारा इंतजाम इन्हीं लोगों ने किए। मैं तो बस ऐसे गेस्ट शामिल हो गया था। तो बस बहरहाल एक इनिशिएशन था। अब ये बात और हमारे जो है खुशतर साहब संभाली और बहुत बेहतरीन लखनऊ में जिन्होंने इतनी मेहनत की और इतनी एल्बम तैयार की, ये किया, ये बड़े इसमें बहुत मुझे मालूम एक छोटे से चीज़ को करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो खुशतर साहब ने इसको फिर एक का इकट्ठा किया। इस वक्त कुछ लोग मेरे घर में मेहमान भी हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये अलीगढ़ में हो रही है, पहली दफे हो रही है, मैं इसमें शामिल ना हूँ, ये अच्छी बात नहीं। तो एक मरतबा आपका फिर शुक्रिया और मैं और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको सलाम।